नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका स्टडी रूम में। तो चलिए अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में क्या क्या सीखा था। हमने देखा था कि परमाणु जो होते हैं उनकी डिस्कवरी कैसे हुई है, परमाणुओं की डिस्कवरी कैसे हुई है। हमने देखा था कि हमारे 3 वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी डेफिनेशन बताई थी और बताया था परमाणु एक ऐसे कण होते हैं जिनको और छोटे छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद हमने अपने 2 नियम देखे थे, रासायनिक संयोजना के नियम देखे थे हमने 2, जिसमें पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा नियम था हमारा स्थिर अनुपात का नियम। उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने डाल्टन्स ने कुछ परमाणु के कुछ सिद्धांत दिए थे जिसमें परमाणु की कुछ विवेचना की थी। उसमें हमने देखा था कि परमाणु जो होते हैं वो किसी भी तत्व, यौगिक या मिश्रण के सबसे छोटा मतलब मूल रूप होता है, उससे छोटा कोई कण नहीं हो सकता है। उसके बाद हमने दूसरा देखा था कि सभी परमाणुओं किसी एक तत्व में ये जितने भी परमाणु होते हैं सभी का द्रव्यमान और सभी के रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा था, एक पोस्टुलेट कौन सी विवेचना देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि ये परमाणु जो होते हैं वो हमारे रासायनिक संयोजना के नियमों को भी फॉलो करते हैं। मतलब हमारा जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को कि उसके जो परमाणुओं का द्रव्यमान है उनको ना ही तो सृजन किया जा सकता है और उनको ना ही हम विनाश किया जा सकता है। और दूसरा देखा था कि जितने भी यौगिक हम बनाते हैं उनमें जो परमाणु होते हैं उनका जो एक स्थिर अनुपात में उनको उनका भाग लिया जाता है। ठीक है, उससे हमारे यौगिक बनते हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि परमाणु होते क्या हैं एक्चुअली में, परमाणुओं का आकार क्या होता है, क्या हम परमाणुओं को देख सकते हैं और यदि देख सकते हैं तो कैसे देख सकते हैं और यदि देख नहीं सकते हैं तो हम उनको पढ़ क्यों रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हर एक तत्व जो है उसके परमाणु जो होते हैं उनका जो द्रव्यमान है वो कैसे निकाला जाता है। तो आइए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं, जानते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक यही है, सबसे पहली बात कि परमाणु क्या होते हैं। तो देखिए हमने बताया था परमाणु जो होता है ना किसी एक तत्व का वह कण होता है जिसको और छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसे हमारा यह कोई तत्व है तो उस तत्व का यह एक सबसे छोटा कण होता है, मतलब ये एक परमाणु है, हमारा परमाणु। तो ऐसे ही बहुत सारे परमाणुओं से मिलके हमारा एक तत्व बनता है और ये सभी परमाणु जो होते हैं वो एक समान जैसे गुण दिखाते हैं, मतलब इनके रासायनिक गुण और उनके द्रव्यमान सब एक जैसे होते हैं। उसके बाद हमारी हर एक चीज जो है हमारे आसपास, हम जो ये पेंसिल लिख रहे हैं, हमारे आसपास जो हम कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं, उसके अलावा हम जो खाना खाते हैं, उसके अलावा हम दवाइयाँ खाते हैं, हम जिस चेयर पे बैठ के पढ़ते हैं, ये सभी चीजें जो होती है हमारे आसपास वो सभी तत्व हैं और ये सभी तत्व जो होते हैं परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। इसलिए परमाणुओं को पढ़ना जो होता है वो बहुत ही जरूरी होता है। अब ये आप देख सकते हैं हम जो होते हैं हम केवल अपने यौगिक मिश्रण या तत्वों को ही देख सकते हैं, परमाणुओं को नहीं देख सकते हैं ना। उसका कारण ये होता है कि जो परमाणु होते हैं उनका बहुत ही छोटे होते हैं, उनका जो साइज होता है वो 100 पिकोमीटर होता है। 100 पिकोमीटर का मतलब होता है 100 into 10⁻12 मीटर। अब आप देख लो -12 मतलब 0.00000 पता नहीं ना जाने कितने छोटे होते हैं। अब इतने छोटी चीज को हम अपनी आंखों से कैसे देख सकते हैं, तो इसलिए बोला जाता है कि तत्वों के अंदर परमाणुओं को हम नहीं देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात परमाणु क्या होता है, पदार्थ की सबसे छोटी यूनिट, इकाई मतलब यूनिट को, ठीक है, यूनिट को हम परमाणु कहते हैं, जिसमें रासायनिक तत्व के विशिष्ट गुण होते हैं। मतलब जो हमारा तत्व है उसी के गुण जो होते हैं वो परमाणु में होते हैं। जितने भी हमारे आसपास, चाहे वो ठोस हो, ठीक है, चाहे वो तरल हो, चाहे वो हमारी गैस हो, कोई भी चीज हो, हमारी सब चीजें जो है वो परमाणुओं से मिलके बनी है। जैसे हमारा ठोस बर्फ जो है, पानी को ले लो, पानी चाहे बर्फ में हो, पानी चाहे पानी की फॉर्म में हो, पानी चाहे गैस की फॉर्म में हो, सभी में क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। तो इसी तरह बोला गया है कि हर एक चीज, हर एक तत्व जो है वो परमाणुओं से मिलके बना है।
परमाणु बहुत छोटे होते हैं और ये इनका आकार है कि 100 × 10⁻12 पिकोमीटर इतना छोटा होता है। जैसे सभी पदार्थों के निर्माण खंड मतलब बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे आप देखा होगा हमारी जो घर में दीवार होती है, दीवार में ईंट जो होती है ना, जैसे ये हमारी कोई दीवार है, इसके अंदर ये एक ऐसे ईंट लगा दी, फिर इसके साइड में ये ईंट लगा दी, इसके साइड में ये ईंट लगा दी, तो एक एक ईंट को मिला के तो हमारी पूरी दीवार बनती है। तो दीवार की जो एक ईंट है वो उसकी क्या है, एक निर्माण खंड है ना। इसी प्रकार हमारे जो तत्व हैं उसका जो निर्माण खंड है उनको हम परमाणु बोलते हैं। समझ आया? जैसे, और ये हमें दिखाया गया है कि परमाणुओं को मिला के ही हमारा कोई तत्व बनता है। ठीक है, उसके बाद अब आता है कि परमाणु जो होते हैं वो कितने बड़े होते हैं। अभी हमने देखा परमाणुओं का साइज जो होता है, आकार, वो 100 पिकोमीटर, 100 × 10⁻12 मीटर, क्योंकि एक पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर होते हैं। तो इतना छोटा साइज होता है। तो ऐसे बोला गया है कि परमाणु बहुत छोटे होते हैं और ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं उससे भी छोटे होते हैं। मतलब परमाणुओं को हम अपनी आंखों से ऐसे देख नहीं सकते। ठीक है, लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखे तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी एक परत बनती है। मतलब जैसे एक के ऊपर एक परमाणु ऐसे लगा दिए, फिर इसके ऊपर लगा दिए ऐसे, फिर इसके ऊपर ऐसे परमाणु लगा दिए, तब जाके हमारी कोई एक तत्व बनता है और केवल हम उस तत्व को ही देख सकते हैं। उसके अंदर परमाणुओं को तो देख ही नहीं सकते। हमें जो दिखता है ना, हमें केवल तत्व दिखते हैं, हमें यौगिक दिखते हैं, हमें मिश्रण दिखते हैं। उनके अंदर जो परमाणु है उनको तो हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। परमाणु इतने छोटे होते हैं। जैसे अब ये हमारा कोई तत्व है, जैसे ये हमारा कोई पेपर है। अब इस कागज के अंदर कुछ परमाणु है, तो हम तो केवल कागज को देख पा रहे हैं ना, इसके परमाणुओं को नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है, मतलब इतना छोटा है कि हमें वो दिखता ही नहीं है, तो हम इसके बारे में फिर क्यों सोच रहे हैं, हम पढ़ क्यों रहे हैं? इसका कारण ये है कि जैसे एक दीवार ईंट से मिलके बनती है, पर हम ईंट को नहीं देख सकते हैं जब उसके ऊपर प्लास्टर कर देते हैं। इसी प्रकार हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं, जितने भी हमारे पदार्थ होते हैं, चाहे वो हमारे तत्व हो, चाहे वो हमारे यौगिक हो, चाहे वो हमारे मिश्रण हो, कुछ भी हो, धातु हो, अधातु हो, उपधातु हो, कुछ भी हो, वो सभी हमारे परमाणुओं से मिलके बने हैं। इवन हम लोग, हम जो इंसान है वो भी परमाणुओं से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए परमाणुओं को पढ़ना जो है, उनके बारे में सोचना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जरूरी होता है। तो ऐसे बोला गया है कि पूरा विश्व जो है वो परमाणुओं से ही बना है। यह विद्यमान है, मतलब ये बहुत ही महान होते हैं तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव पड़ता है। जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं सब पे उनका प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे बोला गया है कि तत्वों की सतहों के मैग्नीफाइड प्रतिबिंबों को दिखा सकता है। मतलब क्या होता है, हमारे जो माइक्रोस्कोप होते हैं ना, जैसे जो हम लोग अपने लैब्स में यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप से कोई भी छोटी चीज जो होती है, बहुत ही छोटी चीज, वो बड़ी होके दिखती है। मतलब वो क्या होती है, प्रतिबिंब हो जाती है, मतलब बहुत बड़ी हो जाती है। तो उसी से ही हम केवल परमाणुओं को देख सकते हैं। जब हम माइक्रोस्कोप से इसके ऊपर देखेंगे तभी हमें ये परमाणु जो है वो दिख सकते हैं, और वो भी बहुत मुश्किल से। तो केवल हम अपनी आंखों से तो देख नहीं सकते, केवल हम किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से ही हम परमाणुओं को देख सकते हैं। अब आता है कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक। मतलब अब जैसे मैंने आपको तत्व बताया था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक तत्व है। अब बार बार जो होता है, मैं इतना बड़ा हाइड्रोजन वर्ड तो नहीं लिखूंगी ना, ये पूरा वर्ड तो बहुत बड़ा हो गया। ऐसे ही ऑक्सीजन अगर बोलूं मैं, ऑक्सीजन एक तत्व है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं सोडियम एक तत्व है। तो ऐसे इतने बड़े बड़े वर्ड तो नहीं लिखेंगे ना हम क्या करते हैं, हमने इनके कुछ प्रतीक बनाए हैं, हमने इनके सिंबल बनाए हैं, चिन्ह जिसे बोलते हैं। तो जैसे सोडियम का चिन्ह होता है Na, तो ये जो चिन्ह बनते हैं ना, इनके भी कुछ नियम होते हैं। तो देखते हैं कि ये नियम कैसे बताए गए हैं। तो डाल्टन जो था, डाल्टन ने क्या किया था, डाल्टन ने हमारे परमाणुओं के सिद्धांत दिए थे। तो उसी डाल्टन ने
जो हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने ही हमारे जो तत्व होते हैं उनके कुछ चिन्ह बताए थे कि ऐसे जो तत्व होते हैं उनके कुछ प्रतीक होते हैं। ठीक है, तो उन प्रतीक से हम देख सकते हैं कि हम पहचान सकते हैं, मतलब इतना बड़ा ना लिखने की बजाय हम उनका वो सिंबल बना दे, वो चिन्ह बना दो, उससे हमें पहचान हो जाएगी कि हम इस तत्व की बात कर रहे हैं। जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व को एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। मतलब ये बात होती है कि यदि हम किसी एक तत्व का चिन्ह बना देते हैं, उसका एक प्रतीक बना देते हैं, जैसे हाइड्रोजन के लिए हम, जैसे सोडियम के लिए मैंने Na लिखा, तो ये जो Na है ना, ये केवल एक परमाणु को दर्शाता है, मतलब कि सोडियम जो तत्व है उसके अंदर ये एक परमाणु को दर्शाता है, एक परमाणु को दर्शाता है। तो ऐसे ही हम किसी भी तत्व का यदि हम चिन्ह लिखते हैं, उसका प्रतीक लिखते हैं, तो वह एक परमाणु को दर्शाता है। ठीक है, तो यही बताया हुआ है कि वह एक परमाणु को दर्शाता है। फिर हमने हमारे दूसरे कोई वैज्ञानिक है ब्रिजिलस, उन्होंने बताया कि तत्वों को कोई चिन्ह या प्रतीक की बजाय हम उनका क्या करते हैं, उनका जो नाम होता है उसी से ही उसका या तो एक लेटर ले लेते हैं या उसके दो अक्षर ले लेते हैं, एक या दो अक्षरों से उसके चिन्ह बनाते हैं, उसके मतलब उनके प्रतीक बताते हैं। तो ये बात किसने बताई थी? ब्रिजिलस ने। तो देखते हैं कैसे। देखो, जो हमारे डाल्टन ने तो ऐसे बताया था कि यदि हम हाइड्रोजन लिखना है तो हाइड्रोजन हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन का चिन्ह बताया, कार्बन का चिन्ह, फिर ये ऑक्सीजन का। देखिए, कार्बन का चिन्ह और ऑक्सीजन के चिन्ह में क्या अंतर है? ये कार्बन का चिन्ह होता है और ये पूरा ऑक्सीजन का चिन्ह हो गया। फिर ये फॉस्फोरस हो गया, सल्फर, आयरन, ये कॉपर, ये शीशा हो गया हमारा, शीशा, फिर ये सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिना और ये पारा मतलब मरकरी जो हो गया हमारा। तो ये चीज जो थी पहले आई थी। इसके बाद हम लोगों ने सोचा यार इतने सारे सिंबल को हम कैसे याद रखेंगे। चलो, हमें एक हाइड्रोजन का याद रह गया, कार्बन का रह गया, ऑक्सीजन का रह गया, पर हमने अपने पिछले अध्याय में देखा था कि हमारे अब तक के 100 तत्व जो है वो हमारे डिस्कवर हो चुके हैं। तो अब 100 तत्व के ऐसे सिंबल को याद रखना तो बहुत मुश्किल हो जाता ना। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये वाला आइडिया था, ये हमारा बहुत पुराना हो चुका था, केवल शुरू में ही आया था और उसमें से भी केवल कुछ ही तत्वों के ये सिंबल निकाल पाए थे। उसके बाद जो हमारे दूसरे साइंटिस्ट थे, अभी हमने पढ़ा था, क्या नाम था जिनका? ब्रिजिलस। हमने देखा ना ब्रिजिलस। तो इन्होंने बताया था कि तत्व जो होते हैं उनके नाम के एक या दो अक्षरों से हम उनको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो कैसे उन्होंने प्रदर्शित किया? जैसे उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम ऐसे लिखते हैं, तो हाइड्रोजन के नाम में से पहला अक्षर अगर ले लें तो वो हाइड्रोजन को दिखाता है। ऐसे ही अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नाम में से अगर पहला अक्षर ले लें तो वो ऑक्सीजन दर्शाता है। तो ये जो कंसेप्ट था ये किसने दिया था? ये ब्रिजिलस ने दिया था। उसके बाद अब हमारा आयुपैक कौन होता है? आयुपैक होता है जो इन प्रतीक या इनके नाम कैसे दिए जाते हैं, इनके सिंबल कैसे दिए जाते हैं, चिन्ह, फिर इनका द्रव्यमान कैसे बताया जाता है, उसके आयुपैक ने उसके कुछ सिद्धांत बनाए थे, कुछ रूल्स बनाए थे, नियम बनाए थे। जैसा आप देखते होंगे, हमारा जो नाम रखते हैं हमारे माँ बाप ही तो रखते हैं, ठीक है, और वो नाम हमारा जो है वो फिक्स हो जाता है। ऐसा तो होता नहीं है कि कोई मतलब किसी चीज से नाम निकलता हो हमारा, ऐसा नहीं होता है ना। हम कुछ भी नाम रख देते हैं और फिर उसी नाम से हम अपनी पूरी जिंदगी जाने जाते हैं। इसी प्रकार आयुपैक ने क्या किया? तत्वों को कुछ नाम दे दिए और उन नाम से ही हम उन तत्वों को जाना जाता है। तो आयुपैक क्या होता है? आयुपैक की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये एक अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल वैज्ञानिक संस्था है, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों मतलब उनके नाम क्या होंगे, उनके फिर नाम जो हो गए उसके बाद उनके प्रतीक क्या होंगे, मतलब उनको सिंबल क्या होंगे, और मात्राओं को स्वीकृति प्रदान करती है। मतलब मात्रा मतलब उनके द्रव्यमान क्या होंगे, उनको सभी को स्वीकृति प्रदान करती है, मतलब उनको सभी को बनाती है, उनके नियम बनाती है, उनको नाम देती है। जैसे हमारे पेरेंट्स जो है हमारा नाम देते हैं, ऐसे ही तत्वों का पेरेंट कौन है? तत्व जो है हमारे उनके पेरेंट कौन है? वो हमारा आयुपैक है। आयुपैक ने ही सबके नाम, सबके प्रतीक और सबकी मात्राएं जो है वो बताई है। जैसे हम देख सकते हैं आयुपैक
तो इसके द्वारा आयुपेक ने जो जैसे नाम दिए हैं वो किसके सिद्धांत पर दिए हैं, आयुपेक ने क्या सोचकर हमारे नाम दिए हैं, तो वो देखते हैं। तो आयुपेक ने कहा कि जैसे हम अभी जो हम ब्रिजिलस ने कॉन्सेप्ट बताया था, ब्रिजिलस ने ऐसे बताया था ना कि उनका जो नाम होता है उसके कुछ पहला या दूसरे अक्षर तक ले लेते हैं हम, ऐसे ही आयुपेक ने भी अपने कुछ नियम बताए प्रतीक लिखने के। आयुपेक ने कहा कि जो अंग्रेजी नाम होते हैं ना हमारे तत्व के, जैसे हमारा सोडियम हो गया, सोडियम जैसे हमारे अंग्रेजी नाम जो हो गए, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट ये कहता है कि अंग्रेजी नाम में से हम क्या ले लेते हैं, उनके पहला या दूसरे अक्षर तक ले लेते हैं। पहला अक्षर तो हमेशा बड़ा होगा, मतलब कैपिटल में लिखा जाएगा बड़े अक्षर में, और दूसरा अक्षर हमेशा छोटे अक्षर में लिखा जाएगा। जैसे हमने हाइड्रोजन लिया तो हाइड्रोजन का इंग्लिश में लिखते हैं HYDROGEN, तो उसका पहला अक्षर क्या है H, तो इसलिए H इसका सिंबल हो गया। ऐसे ही एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को हम लिखते हैं ALUMINIUM, तो इसका पहला और दूसरा अक्षर क्या है A और L, तो पहला अक्षर क्या लिखेंगे बड़ा और दूसरा अक्षर क्या लिखेंगे छोटा, तो इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं एल्यूमिनियम, ऐसे नहीं लिखते, ये गलत है, ये वाला ठीक होता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे हम देख सकते हैं ब्रोमीन, BROMINE, तो इसको हम कैसे लिखते हैं इसको हम ऐसे लिखते हैं B और R, पहला और दूसरा अक्षर, ये बड़ा और ये छोटा। अब ऐसे नहीं लिखते कभी भी, ये गलत होता है, बिल्कुल गलत होता है, ठीक है। और इस तरीके से हम क्या देख सकते हैं, जैसे हमारा होता है लिथियम, LITHIUM, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका प्रतीक होता है L और I, ऐसे नहीं लिखते कभी भी, ठीक है। तो पहला वाला बड़ा अक्षर होना चाहिए और दूसरे वाला छोटा अक्षर होना चाहिए। फिर उसने दूसरा रूल ये बताया था कि किसी किसी के अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले अक्षर को लिया जाता है, मतलब किसी का पहला अक्षर ले लिया गया तो किसी का बाद में आने वाला अक्षर, जैसे क्लोरीन हो गया, क्लोरीन की अगर स्पेलिंग देखी जाए तो CHLORINE ये होती है इंग्लिश में। तो अगर हम अपने पहले वाले नियम के अनुसार देखें तो हम उसको C और H लिखेंगे, कैपिटल C और H, पर ऐसा नहीं होता, हम इसको क्या लिखते हैं, हम इसको CL लिखते हैं, क्लोरीन लिखते हैं, क्योंकि क ये ही हमारा बोलने में क्या बनता है, बोलने में हमारा यही दो अक्षर ऐसे हैं जो ज्यादा हमें सुनाई देते हैं, तो इसलिए इसको हम क्लोरीन का सिंबल ये होता है। ऐसे ही जिंक देखा जाए तो जिंक होता है ZINC, तो हम इसको कैसे लिखते हैं ZN, इसको जिंक ऐसे लिखते हैं, मतलब I नहीं लिखते, हम इसका N और Z लेते हैं, तो इसका सिंबल ये होता है। उसके बाद तीसरा हमारा रूल है कि अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषा में लिखा जाता है, ग्रीक भाषा से बनाया जाता है। जैसे हमारा इसका उदाहरण है आयरन होता है, आयरन जो होता है हमारी उसकी स्पेलिंग होती है IRON, तो इसका प्रतीक जो है वो I और R नहीं होगा, ये नहीं होता, इसका प्रतीक जो है वो इसके ग्रीक या लैटिन जो वर्ड होता है, मतलब फेरस, आयरन को हम किसमें, आयरन को हम लैटिन में, हम आयरन को लैटिन भाषा में फेरस बोलते हैं, फेरस, तो इसलिए F और E, पहला और दूसरा अक्षर जो होता है F और E, ये इसका प्रतीक होता है, समझ आया। ऐसे ही हमारा क्या होता है पोटेशियम, POTASSIUM, होना तो चाहिए था या तो P हो जाता या PO हो जाता पोटेशियम, पर ये नहीं होता है। इसका जो हमारा पोटेशियम का जो लैटिन भाषा में जो हमारा इसका मतलब होता है वो होता है क्रमश नेट्रियम, ठीक है, तो क्रमश नेट्रियम होता है। तो के जो होता है क्रमश नेट्रियम, उसका के से हम पोटेशियम को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब पोटेशियम का जो चिन्ह होता है, प्रतीक होता है, वो के होता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम इतने सारे नामों को याद कैसे रखेंगे, तो देखिए जैसे जैसे हम पढ़ते हैं ना, हमें ये सब बातें ध्यान रहने लग जाती है, तो एकदम से सभी चीजों को याद करने की हमें कोई जरूरत नहीं होती है। हम धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ेंगे, आज हमने कुछ नाम सीखे, ऐसे ही ऐसे हम क्या करेंगे, धीरे धीरे कुछ नामों को सीखते रहेंगे रोजाना, तो इससे हमें सभी नाम जो है, उनकी पहचान जो है, उनके जो चिन्ह है, वो सब ध्यान में रहने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे
कॉपर जो होता है, कॉपर को इंग्लिश में लिखते हैं COOPER, पर होना चाहिए था CO, पर होता है CU, क्योंकि इसको लैटिन भाषा में जो नाम होता है वो होता है क्यूपेरियम। ठीक है, तो इसलिए हम इसको CU लिखते हैं। ऐसे नाइट्रोजन का N आ गया, आर्गन का AR आ गया, आर्गन का AR आ गया, AR। ठीक है, फ्लोरीन का F आ गया, उसके बाद ऑक्सीजन का O, बेरियम का हमारा BA आ जाएगा, बेरियम BARIUM होता है ना बेरियम, उसका BA आ गया। सोना जो होता है गोल्ड, गोल्ड का क्या आ गया हमारा AU आ गया। ये भी हमारा क्या होता है लैटिन भाषा से इसके नाम से लिया गया है। ऐसे कॉपर की भी जो उसका ग्रीक में या लैटिन भाषा में जो नाम होता है उससे लिया गया है। ऐसे पोटेशियम का भी हमने पीछे देखा K, बोरोन का B आ जाता है, केवल बोरोन का B आ जाएगा, हाइड्रोजन का H, सिलिकॉन का Si, आयोडीन का I और चांदी का हमारा क्या होता है चांदी का ये आ जाएगा। ठीक है, ये सिल्वर Ag, तो ये भी इसके ग्रीक और लैटिन भाषा वाले नाम से ही आया है। तो इस प्रकार आयुपैक ने हमारे तत्व को नाम दे दिए हैं। अब अगर हम एक कॉपर का, जैसे हमने अपने उस पे देखा, कॉपर का यदि हम Cu लिखते हैं तो ये एक परमाणु को दर्शाता है। जैसे हमने देखा था ना कि हमारे तत्व का जो चिन्ह है वो किसे दर्शाता है, तो वह एक परमाणु को दर्शाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है। जैसे हमने अपने पिछले लेक्चर में जब मैं आपको क्या समझा रही थी, द्रव्यमान संरचना समझा रही थी, उसमें मैं ऐसे करती थी कि हाइड्रोजन का ऐसे 2 ग्राम लिखती थी, तो ये 2 ग्राम आता कहाँ से था, या हाइड्रोजन का मैंने बताया था कि हाइड्रोजन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वह 1 ग्राम होता है H का, तो ये आया कहाँ से है, अब हमें यही जानना है। तो परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है, मतलब उसका एक फिक्स, अभिलाक्षणिक मतलब उसका एक खुद का एक परमाणु द्रव्यमान होता है। चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान की ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसलिए हमने क्या किया, मतलब अब जैसे चलो हम कह देंगे कि हमने हाइड्रोजन का द्रव्यमान निकाल लिया, ऐसे ही हम कह देंगे चलो हमने कार्बन का द्रव्यमान निकाल लिया। ऐसे तो पता नहीं 100 तरह के 100 तत्व होते हैं, उससे ज्यादा भी तत्व होते हैं, तो हम कब तक ऐसे अलग अलग द्रव्यमान निकालते रहते, तो वह निकालना हमारे लिए बहुत कठिन कार्य होता है। तो हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड मतलब एक का द्रव्यमान जो है वो फिक्स कर लिया और सभी के द्रव्यमान जो है वो उसके रेस्पेक्ट में निकाल दिए। तो हमने क्या किया, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग, मतलब रासायनिक संयोजन के जो नियम थे हमारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो थे, हमने जो 2 लॉ पढ़े थे अपने, एक तो द्रव्यमान संरचना का नियम और एक स्थिर अनुपात का नियम, उनको ध्यान में रखते हुए एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया गया, मतलब इनके द्रव्यमान जो है वो बनाए गए। तो इनके अलग अलग तत्वों के द्रव्यमान को हमने कैसे निकाला, हमने कार्बन का एक द्रव्यमान जो है उसको फिक्स कर दिया। कार्बन के द्रव्यमान को फिक्स करके हमने अपने हर एक एटम का एक एवरेज द्रव्यमान निकाल लिया। तो देखते हैं अब क्या होता है। सबसे पहले आता है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई, मतलब इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इकाई मतलब यूनिट हो गया, द्रव्यमान मतलब उसका मास, और परमाणु तो एटम हो गया, तो इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट किसे कहते हैं, हमने क्या किया, यदि किसी भी एटम का मास निकालना है, यदि किसी भी परमाणु का द्रव्यमान निकालना होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसके जो द्रव्यमान होता है उसका 1/12 ले लेते हैं, किसके, कार्बन के 12वें वाले आइसोटोप के द्रव्यमान का। ठीक है, तो ऐसे बोला गया है कि कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेती है। मतलब अब इसका क्या मतलब होता है, जैसे हमने मास जो होता है मतलब द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान किसी भी परमाणु का, किसी भी परमाणु का, वो हमारे कार्बन के 1/12 ऑफ कार्बन 12 का द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान जो होता है उसका 1/12 होता है। ठीक है, एक
1/12, 1/12 होता है किसका, कार्बन। जो कार्बन हमारा एक तत्व है, उसका द्रव्यमान हमने निकाल लिया, ठीक है, किसी भी तरीके से। उसके द्रव्यमान का जो 12वां हिस्सा होता है वो हमारे किसी भी एटम का, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान होता है। मतलब इसके तुलना में निकालते हैं हम द्रव्यमान। तो तुलना में अब हम अपने हर एक तत्व का द्रव्यमान इसकी तुलना में निकाल देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट जो होती है, कार्बन 12 आइसोटोप, समस्थानिक का मतलब होता है आइसोटोप। जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है और कार्बन 14 भी होता है। तो हमें केवल कार्बन 12 वाले समस्थानिक को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। मतलब उसको एक मानक संदर्भ, मतलब उसको एक हमने स्वीकार कर लिया था, उसको स्टैंडर्ड मान लिया था, ठीक है। अब इसी की तुलना में हम सबके एटॉमिक मास जो होते हैं, सबके द्रव्यमान जो है हम निकालेंगे। तो ऐसे ही कहा गया है कि कार्बन 12 समस्थानिक, मतलब जो कार्बन का 12वां, कार्बन 12 वाला जो आइसोटोप होता है, उसके एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12 विभाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। मतलब जो एक एटॉमिक मास यूनिट होती है, एक AMU, हम इसको ऐसे लिखेंगे, एक AMU क्या होता है, 1/12 ऑफ C12 एटम का जो मास होता है, एटम का द्रव्यमान जो होता है वो हमारी क्या होती है, एक AMU होता है, ठीक है। तो कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों, मतलब उसकी तुलना में सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। तो स्टार्टिंग में, प्रारंभ में, मतलब जब शुरुआत हुई थी तब परमाणु द्रव्यमान को, परमाणु के जो द्रव्यमान होता है उसको हम FMU नहीं होता था, उसको बोलते थे हम AMU, एटॉमिक मास यूनिट बोलते थे, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान इकाई बोलते थे। पर आजकल आयुपैक ने, फिर से आयुपैक आ गए हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, तो आयुपैक ने क्या किया, आयुपैक ने उसको U से रिप्लेस कर दिया। पहले हम AMU पढ़ते थे, अब वो रिप्लेस हो गया U से। इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास, यूनिफाइड द्रव्यमान बोलते हैं, ठीक है। यूनिफाइड का मतलब क्या हो गया, मतलब एवरेज, मतलब जो उसका मिला के सबका जो एवरेज होता है, यूनिफाइड बोलते हैं उसको। तो अब देखते हैं कि परमाणु द्रव्यमान इकाई दर्शाने हेतु उदाहरण, मतलब कि एटॉमिक मास यूनिट जो होता है, हम कह रहे हैं कि हम कार्बन के 12वें जो आइसोटोप होता है, कार्बन 12 का जो आइसोटोप होता है, उसकी तुलना में हम निकालते हैं किसी भी अपने तत्व का जो द्रव्यमान होता है। तो कैसे, जैसे क्या होता है कि कोई फल बेचने वाला आदमी था, उसको ये नहीं पता था, उसके पास कोई दूसरे फलों को तोलने का कोई साधन नहीं था। तो उसने क्या किया, एक तरबूज लिया और उस तरबूज को 12 हिस्सों में कर दिया और उसने कहा उसके 12 में से एक हिस्से का जो द्रव्यमान है वो होता है हमारा 12 तरबूजे इकाई होता है, मतलब 12 फल द्रव्यमान इकाई होता है। तो उसने क्या किया, जब वो एक तरबूज रखता है तो वो 1/12 हो गया उसका, ऑफ हमारे किसका, तरबूज का पूरा 12वां हिस्सा जो है हमने 12 हिस्सों में कर दिया ना, उसका जो भी मास आएगा वो इनके मास के इक्वल हो जाएगा, इनके द्रव्यमान के इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार हम तुलना से अपने हर एक तत्व के द्रव्यमान का ज्ञात करते हैं, ठीक है। ऑफ हमारा तरबूज जो है, तरबूज उसका जो मास है, उसका तो इस पूरे तरबूज का जो द्रव्यमान है वो 12 एटॉमिक मास यूनिट है। अब इसका अगर हम 12वां हिस्सा ले लें तो उससे हमें इन ये जो फल हैं, ये जो 2 सेब हैं, इनका हमें क्या मिल जाता है, द्रव्यमान मिल जाता है, ठीक है। तो यही कहा गया है कि हम क्या करते हैं कि वह तरबूज लेकर कहता है कि इसका द्रव्यमान 12 एटॉमिक मास यूनिट है, 12 यूनिट है, 12 तरबूज, ठीक है, 12 फल द्रव्यमान यूनिट। वह तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता है तथा पाता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है, मतलब तरबूज के एक 12वें हिस्से के सापेक्ष है ना, इस तरीके से। अब वह फलों को सापेक्ष फल द्रव्यमान इकाई, मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट जो होता है में बेचता है। रिलेटिव मतलब जो तुलना में जो बेचना कहते हैं उसको बोलते हैं रिलेटिव, ठीक है। इसी प्रकार हमने अपने तत्वों के किसका द्रव्यमान का खोज की थी, कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम कि सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान क्या होता है।
सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान। पहले हमने देखा परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, वो हमें पता चल गई। अब सापेक्ष मतलब रिलेटिव परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो किसी तत्व के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें मतलब 1/12 विभाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। अब इसका क्या मतलब होता है, हम ये समझते हैं कि जो हमारा सापेक्षिक जो होता है, सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान जो होता है हमारा किसी भी एटम का, किसी भी परमाणु का, किसी भी तत्व का, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारे औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के, ठीक है, हमारे क्या होता है 1/12 ऑफ कार्बन जो 12 आइसोटोप होता है उसके द्रव्यमान के इक्वल होता है, जो हम पीछे पढ़ रहे थे वो ही होता है हमारा। तो इस प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, इस प्रकार हम निकाल सकते हैं कि हमारे अलग अलग तत्व के द्रव्यमान हमने कैसे खोज करी थी। तो ये परिभाषित किया गया था, इसी को हम बोलते हैं सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास। अब देखते हैं कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। अब तक हमने क्या देख लिया, अब तक हमने देख लिया कि परमाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, कितने छोटे होते हैं आकार में, हम उनको देख नहीं सकते हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो परमाणु होते हैं उनके कुछ चिन्ह होते हैं, उनमें कुछ द्रव्यमान होता है, उनका द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, किसको सिद्धांत बनाया जाता है, ठीक है। कार्बन के 12वें आइसोटोप को उसका 12वां हिस्सा जो होता है वो हमारा एक एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल आता है, परमाणु द्रव्यमान इकाई के इक्वल। अब हम देखते हैं कि क्या ये परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। तो देखिए जो परमाणु होते हैं ना, उनके बीच में दो या दो से ज्यादा परमाणुओं के बीच में क्या होते हैं, कुछ बल होते हैं, ठीक है। वे बल जो होते हैं परमाणुओं को जोड़कर रखते हैं, जिससे वे संख्या में जुड़ जुड़कर हमारे तत्व बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं और मिश्रण बनाते हैं। और यही सभी चीजें जो होती हैं वो हम देख पाते हैं, अपनी आंखों से छू सकते हैं, ठीक है। तो अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में नहीं रहते, मतलब फ्री स्टेट में स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते। कि अगर मैं आपको कह दूं क्या हाइड्रोजन ऐसे पाया जाता है, नहीं, हाइड्रोजन जो है वो हमारा ऐसे पाया जाता है, मतलब H2 की फॉर्म में हाइड्रोजन गैस मिलती है ना, केवल एक परमाणु हाइड्रोजन का तो नहीं पाया जाता, हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलके एक हाइड्रोजन का यौगिक बनाते हैं या अणु बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं कि हमारे परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं। परमाणु जो होते हैं वो अणु एवं आयन बनाते हैं। ये अणु ही तो हैं, ये दो परमाणु से मिलके एक अणु ही तो बनता है, एक मॉलिक्यूल जैसे बोलते हैं, या आयन बनाते हैं। आयन का मतलब क्या हो गया कि जैसे हमारा सोडियम हो गया, उसमें से यदि हम एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन यदि हम क्या कर दें, निकाल दें, ठीक है, तो उससे हमारा क्या बनता है, उससे हमारा एक सोडियम आयन बनता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। ये फ्री स्टेट में पाया जा सकता है, मतलब ये स्वतंत्र रूप से रह सकता है। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर, मतलब जुड़कर, बहुत सारे जुड़कर द्रव्य बनाते हैं। मतलब क्या बनाते हैं, ये हमारे पदार्थ बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं या छू भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब तक हमने जितना भी सीखा कि परमाणु के बारे में क्या होते हैं, फिर उनके हमने क्या देखे कि उनका अस्तित्व क्या होता है, उनके चिन्ह क्या होते हैं, उनके ऊपर हम कुछ प्रश्न करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए कि हमारी जो एटॉमिक मास यूनिट है। तो हमने बताया था परमाणु द्रव्यमान इकाई जो होती है वो कार्बन के 12 आइसोटॉप वाले जो परमाणु होता है उसका 12वां हिस्सा होता है, उसके इक्वल जो होती है वो हमारी क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो इस तरीके से, इस प्रकार से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। उसके बाद अब आता है कि एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता। सोचिए हमने क्या पढ़ा था कि परमाणुओं का कितना आकार होता है। हमने ये देखा था ना कि परमाणु जो होते हैं वो कितने छोटे होते हैं। हमने देखा था 100 पिकोमीटर, मतलब 100 इंटू 10⁻⁻12 मीटर जितने होते हैं। अब इतनी छोटी चीज होती है, इनको आंखों से तो देखा जा ही नहीं सकता है, इसलिए परमाणुओं को आंखों द्वारा देखना संभव नहीं है।
तो आज के लेक्चर में बस हम इतना ही करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले देखा परमाणु क्या होते हैं, उसके बाद हमने देखा कि परमाणु जो होते हैं उनका आकार कितना होता है, कितने छोटे होते हैं, यदि इतने छोटे होते हैं तो हम इनको पढ़ते क्यों हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि परमाणुओं का अस्तित्व क्या होता है, अस्तित्व कि ये स्वतंत्र रूप में नहीं रहते, ये अणु और आयन बना के उस रूप में रहते हैं। इसके बाद हमने देखा कि परमाणुओं का चिन्ह क्या होता है, उनके प्रतीक क्या क्या होते हैं, कि हम डेल्टन ने सिंबल दिए थे, उसके बाद जो हमारा डेमोक्रिटस था, उसके बाद जो हमारे ब्रिजेलस था, ब्रिजेलस ने हमारे क्या दिए थे, तो हमने उन्होंने बताया था कि जो इंग्लिश अंग्रेजी वर्ड होते हैं उनके ही कुछ अक्षरों से, पहले और दूसरे अक्षरों से हम उनके नाम चिन्ह लिखते हैं, उनके प्रतीक लिखते हैं। फिर आयुपैक आया था, आयुपैक ने उनके नियम दिए थे, उनके प्रतीक लिखने के कुछ नियम दिए थे, हमने आयुपैक देखा। उसके बाद हमने देखा परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होती है, उसका सिद्धांत क्या है, कार्बन 12 को हमने स्टैंडर्ड माना हुआ है। उसके बाद हमने उसमें एटॉमिक मास यूनिट को यूनिफाइड मास से रिप्लेस कर दिया है। उसके बाद हमने उसमें देखा कि किस प्रकार जो होता है हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, ठीक है, जो सापेक्षिक जो एटॉमिक मास था हमारा, ठीक है, उसको हमने पढ़ा। फिर इसके बाद हमने परमाणु का अस्तित्व देखा। तो आज के लिए तो हम इतना ही करेंगे। अब अपने अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि अणु क्या होते हैं। अब तो हमने परमाणु देख लिए, फिर हमने देखा था कि परमाणुओं का जो अस्तित्व होता है वो स्वतंत्र रूप में नहीं होता है, परमाणु जो होते हैं वो अणु बनाते हैं और आयन के जैसे जो होते हैं आयन उनकी फॉर्म में रहते हैं। तो अब हमें ये अणु ही पढ़ना है कि ये अणु क्या होते हैं और ये आयन क्या होते हैं। तो अपने अगले लेक्चर में हम इन दोनों चीजों के ऊपर ही चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ स्टडी रूम पर जुड़ने के लिए। बाय बाय।